हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पेपर 1 के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, जो नीचे आपको नंबर दिए हैं उसमें आप डिटेल ले सकते हैं। चलो हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं फ्रेंड्स पेपर 1 के। तो पहला अपने पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ये आपकी यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, वहाँ से लिया हुआ क्वेश्चन है। और ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च होती है गुणात्मक, ठीक है ना, गुणात्मक शोध का कौन सा मेन फीचर है, आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो आपको इन चारों में से बताना है। जल्दी बताओ कौन सा मेन फीचर है क्वालिटेटिव रिसर्च का। ठीक है, अगर बात करें अवॉइड पॉजिटिविस्ट अजम्पशन एंड डाटा एनालिसिस, ये पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच है, वहाँ से लिया हुआ क्वेश्चन है, वहाँ से लिया हुआ ऑप्शन है, सॉरी। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया है। आपसे ये पूछा है कि कौन सा मेन फीचर है क्वालिटेटिव रिसर्च का। तो ऑप्शन तो जाएगा ये ही, ऑप्शन 1। इसका कारण ये क्या क्यों है, अवॉइड पॉजिटिविस्ट। सही बात है, आपको पॉजिटिविस्ट से अवॉइड करना है, क्योंकि जो पॉजिटिविस्ट है वो क्वांटिटेटिव के बारे में बताता है, मात्रात्मक के बारे में बताता है, तो इसको अवॉइड करना है। यही क्वालिटेटिव का अच्छा एक फीचर है। इसी क्वेश्चन को मैं हिंदी में दिखा देता हूँ, चित्त को रिलैक्स करके शांति से समझना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गुणात्मक शोध की प्रमुख विशेषता है जो अपने पास जो परिहार करना, यानी कि जो पॉजिटिविस्ट है उसको वो अवॉइड करता है। कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च है, किसको अवॉइड करता है, पॉजिटिविस्ट को, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च होती है पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। क्वालिटेटिव कौन सी होती है, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, क्योंकि पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच के बारे में आप जानते हो, ये कहता है कि साइंटिफिक अप्रोच से 100% सच को जाना जा सकता है, जबकि पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच ये कहती है कि किसी भी सच को 100% जानना मुश्किल है, वहाँ पे कुछ क्वालिटी कहीं ना कहीं मैटर करती है। तो वो पोस्ट पॉजिटिविस्ट होता ना तो क्वालिटेटिव की बात अच्छी थी। तो यहाँ पे किसको अवॉइड करना है, हमें पॉजिटिविस्ट को अवॉइड करना है, क्योंकि पॉजिटिविस्ट बात करता है क्वांटिटेटिव की। और तो यही तो मेन फीचर है क्वालिटेटिव का कि वो किसको अवॉइड करता है, पॉजिटिविस्ट को अवॉइड करता है। यही ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट तीनों के तीनों किसके हैं, ये है क्वांटिटेटिव के ऑप्शन। किसके हैं, क्वांटिटेटिव के। सब्सक्राइब्स टू प्री एग्जिस्टिंग कैटेगरी, कलेक्ट डाटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म, यूज इंपेरिकल मेथड ऑफ डाटा एनालिसिस। न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा होना, डाटा का एनालिसिस करना, प्री एग्जिस्टिंग कैटेगरी को सब्सक्राइब करना, ये सारे के सारे किसके हैं, ये क्वांटिटेटिव के, मात्रात्मक के गुण हैं। याद रखना है, ये है मात्रात्मक के गुण, ठीक है ना, किसके, मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव के गुण हैं। और आपसे पूछा क्या है, क्वालिटेटिव, गुणात्मक का गुण पूछा था, क्या है, गुणात्मक शोध का पूछा था, क्या फीचर है। तो किसको अवॉइड करता है क्वालिटेटिव रिसर्च, पॉजिटिविस्ट को अवॉइड करता है और अपनाता एक तरह से किसको है, पोस्ट पॉजिटिविस्ट को। मेरी बात समझ गए, तो अवॉइड किसको करता है, अवॉइड किसको करता है, पॉजिटिविस्ट को। किसको अवॉइड करता है, पॉजिटिविस्ट को। मैंने 10 बार बोल दी है, ये बात ध्यान रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है, ऑप्शन में भी कुछ खेला गया है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को बार बार बोल रहा हूँ। चित्त को रिलैक्स करके शांति से समझना। क्वालिटेटिव में किसको अवॉइड करना है, अवॉइड करना है पॉजिटिविस्ट को। और यही पहला ऑप्शन कह रहा है। किसको एक्सेप्ट करना है क्वालिटेटिव में, पोस्ट पॉजिटिविस्ट को। ठीक है, चलो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हिंदी में भी आपने देख लिया होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही रिसर्च एप्टीट्यूड से ही क्वेश्चन है। ए रिसर्चर फेल्स टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। आपको पता है हाइपोथेसिस दो तरह की हम मानते हैं, परिकल्पना जो होती है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि आप ये बताइए कि रिसर्चर का क्या काम होता है। तो एक रिसर्चर का काम होता है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना। क्या करना, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना, क्योंकि नल हाइपोथेसिस कहती है देयर इज नो डिफरेंस। इसको रिजेक्ट करने का काम होता है एक रिसर्चर का। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कोई शोधकर्ता, एक रिसर्चर है, वो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करने में फेल हो गया, फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। मेरी बात को दोबारा से चित्त को शांत करके सुनना। ये क्या कह रहा है, एक रिसर्चर का काम होता है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रिसर्चर है, वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में फेल हो गया। उसका काम तो था नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना, लेकिन उस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में वो फेल हो गया।
अपनी रिसर्च में, तो क्या करेगा? अब क्या होगा? व्हाट इम्प्लीकेशन विल इट कैरी फॉर इज और हर प्रिंसिपल रिसर्च हाइपोथेसिस। अब उसका क्या करना पड़ेगा हाइपोथेसिस का? एक्सेप्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस, रिजेक्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस, नॉट टेकिंग एनी डिसीजन ऑन द रिसर्च हाइपोथेसिस, इंप्रूविंग द रिसर्च हाइपोथेसिस। जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? जो हाइपोथेसिस बनाई थी वो क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी, रिजेक्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चित्त को रिलैक्स करके शांति से सुनना, किसी चीज़ की कोई भी घबराहट और कोई भी टेंशन नहीं रखनी है। चित्त को रिलैक्स करो, शांति से काम करो, सब बहुत अच्छा होगा। प्रेशर आ रहा है तो अच्छी बात है, थोड़ी पढ़ाई की है तो आएगा भी, लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए जिससे कि पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। यही क्वेश्चन हिंदी में भी है कि एक शोधकर्ता अपने शोध में शून्य परिकल्पना को स्वीकार करने में विफल रहता है। इसकी मूल शोध परिकल्पना के लिए क्या निहितार्थ होंगे? तो क्या होगा? शोध परिकल्पना को अस्वीकार कर लेगा, ठीक है। शायद आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, चलो अच्छी बात है। तो बार देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया गया है, आपकी जो यूनिट नंबर पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट की यूनिट है वहाँ से ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है ये पूछ रहा है। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में। पहला स्टेटमेंट पढ़ता हूँ मैं। ये कह रहे हैं कि अर्थ वुड बी सेफर विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। पहले ऑप्शन में स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि अर्थ है वो बिना ग्रीन हाउस गैस के सेफ रहेगी। क्या ऐसी बात है क्या? ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ग्रीन हाउस इफेक्ट को हटा दें तो हमारी अर्थ सेफ हो जाएगी। ऐसा नहीं है। बिना अगर ग्रीन हाउस गैस कंप्लीट भी हटा देंगे तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा और वो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। लगभग -18 डिग्री और 19 डिग्री सेल्सियस माइनस में चला जाएगा, तो ये रहने लायक नहीं बचेगी, ठीक है ना। तो बिना ग्रीन हाउस इफेक्ट के हम ये नहीं कह सकते कि ये सेफर है, ठीक है। ये क्वेश्चन JSO का एक पेपर हुआ जो राजस्थान में, राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, वहाँ भी एक क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा चेंज किया गया। वो ये किया गया था कि अगर कंप्लीट ग्रीन हाउस इफेक्ट हटा दिए या ग्रीन हाउस गैसेज हटा दें तो पृथ्वी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो वहाँ पे ऑप्शन था -19 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, -19, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? तो ये तो स्टेटमेंट गलत है भी बिल्कुल ही। दूसरी बात क्या करते हैं, मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट कम फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर कॉन्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, किसकी बात की जाए? कॉन्ट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कौन करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में? तो वो करता है कार्बन डाइऑक्साइड। इस बात में कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। ये सही बात है। अब बात को समझना, अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे, इसी से रिलेटेड आएगा एक क्वेश्चन। ये बात कर रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन की, ठीक है ना। कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के, कोई बात नहीं, लेकिन किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। पोटेंशियल मतलब किसका प्रभाव ज़्यादा है, कितना पोटेंशियल ज़्यादा किस में है, वहाँ पे ऑप्शन बदल जाएगा, वहाँ पे आंसर बदल जाएगा। थोड़ी चीज़ों को ध्यान से देखना। लेकिन अगर बात करें ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का है। ये बात ठीक है, इस स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ नहीं है। चलो तीसरा क्या कह रहा है, अर्थ क्लाइमेट वॉज चेंजिंग इवन बिफोर मैन अपीयर्ड ऑन अर्थ। कह रहा है कि अर्थ का जो जलवायु है वो बदलता रहा है, जैसे पहले अगर मानव नहीं था तो भी, तो ये बात तो है ही है, तो अपने आप बदल ही रहा था, कोई बात नहीं। तो बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो ऑप्शन चला जाएगा बी एंड सी, ठीक है। अच्छे से समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन के स्टेटमेंट आप हिंदी में देख ली। पृथ्वी का हरित ग्रह प्रभाव के बिना सुरक्षित होगी नहीं, ये ठीक है और ये ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, मैं कह रहा था ना नेक्स्ट क्वेश्चन हम पोटेंशियल की बात करेंगे, उसमें कंट्रीब्यूशन की बात थी। कंट्रीब्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है सबसे ज़्यादा रखता है, लेकिन पोटेंशियल मतलब अगर उतनी मात्रा में और कोई गैस हो तो कौन प्रभावी रूप से प्रभावित करेगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो पोटेंशियल में बदल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये कहने का मतलब देखो क्या करते हैं कि सेम मात्रा में सारी गैसों को लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसका होगा, मतलब कौन बहुत बुरी तरह ग्रीन हाउस गैसेस की तरह, यानी कि बहुत बुरी तरह ग्लोबल वार्मिंग करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल किस में है। कंट्रीब्यूशन तो किस में, मात्रा के आधार पे, उसकी मात्रा ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड की, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। लेकिन उतनी मात्रा में अगर दूसरी गैस आ जाए तो पता लगेगा ना पोटेंशियल किसका ज़्यादा है। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये पोटेंशियल की बात हो रही है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। वहाँ कंट्रीब्यूशन की बात हो रही थी, ठीक है।
इस क्वेश्चन से एक बात और आपको समझने की जरूरत है, आपको ये भी पता लग जाएगा कि ग्रीन हाउस गैसेज होती कौन कौन सी है। ये भी तो पूछ लेते हैं ना, नीचे लिखे हुए में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये पहली बात तो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये, ठीक है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग करती है। तो ये भी क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसका होता है, यानी कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, मतलब सबसे कम फिर ज़्यादा, ऐसे किसका सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है, इन ऑप्शन में बात करते हैं। तो याद रखना, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पोटेंशियल इनमें सबसे कम, फिर मेथेन का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, फिर नाइट्रस ऑक्साइड का, और फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर इसका पोटेंशियल 1 है तो इसका पोटेंशियल 14 है, 14 गुना ज़्यादा प्रभावित करेगी ये 14 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है कार्बन डाइऑक्साइड से। एग्जाम्पल के तौर पे बात समझ सकते हो ना, ठीक है। तो पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसका है, यहाँ इन ऑप्शन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब आपको 4 नंबर ऑप्शन है, बड़ा कंफ्यूजिंग दिया था, मेथेन का नाइट्रस ऑक्साइड से क्या होता है, कम होता है। ये ऑप्शन थोड़ा यहाँ चेंज किया था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन क्या है, 2 इज द राइट आंसर। मेरी बात समझ में आ गई होगी। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है, चलो वेरी गुड, बहुत समझदार आप। अच्छे से चित्त को रिलैक्स करके शांति से सुनना है। यही क्वेश्चन हिंदी में है, ठीक है ना। अरे ठीक है, ये मीथेन है, ठीक है। वही ग्लोबल वार्मिंग के अनुसार हरित ग्रह से संबंधित गैसों का वृद्धिमान क्रम में सही अनुक्रम क्या होगा, तो ये ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। आपको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये बताओ, मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि टोटल मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कितने हैं। पहले आप ये बताओगे, मुझे बताओगे ना प्लीज़। आपको ये बताना है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कब आया, ठीक है, यानी कि ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का जो बोला गया, कब बोला गया, कौन सी ईयर में, और कब तक इनको अचीव करना था, ये आप मेरे को बताओगे ना, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं था, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा नहीं था। इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, ये तो था। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, ये भी था। इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये भी था। लेकिन आपसे पूछा है कौन सा नहीं था, तो ये नहीं था। इंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेज, ये नहीं था। तो इस आंसर क्या है, थर्ड आंसर चला जाएगा, ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं था। तो आप मुझे सारे बताना कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कितने हैं टोटल, और उनको सीक्वेंस में याद करना है, 1 नंबर से लेके सीक्वेंस में याद करना है, ये भी बात ध्यान रखना। आपको ये भी बताना है कि इनको कब तक अचीव करने की बात की गई, कब इनकी शुरुआत हुई, कितने साल का अचीव का टारगेट बनाया गया, इसके बाद कौन से गोलों को डिसाइड किया गया, ये सारी बातें आप मुझे बताओगे, ठीक है। और अच्छे से चित्त को रिलैक्स करके शांति से इन क्वेश्चन को देखें, किसी भी तरह की कोई टेंशन ना लें, अच्छे से, मतलब आप खुश रहें, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएगी। अब आपको प्रेशर हो रहा होगा, थोड़ा बहुत होना जायज़ भी है, कोई दिक्कत नहीं है अगर हो रहा है तो, लेकिन कोई बात नहीं, आप पॉजिटिव रहिए, अपने आप को रिलैक्स रखिए, और जितना सिलेबस हुआ है उसको रिवीजन पे फोकस रखने की कोशिश करिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।